स्वस्थ भारत के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे पूरे शरीर में जब रक्त का संचार होता है, यानी हमारे पूरे शरीर में खून दौड़ता है, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ कहे जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में खून की मात्रा बिल्कुल सही हो। आप सब ने सुना होगा नाम हीमोग्लोबिन का। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त से इसका क्या संबंध है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हम किस किस परेशानी में पड़ सकती है, अधिकता हो जाए तो कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, ये तमाम जानकारियां आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। और विशेषज्ञ के रूप में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर चंदन कुमार हैं, जो कि मेडिकल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप एक्सपर्ट हैं, हीमोग्लोबिन पर आप काफ़ी रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये हीमोग्लोबिन जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का एक हिस्सा है। हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें चार तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग। एक प्लेटलेट होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक लाल रक्त कण होता है और एक सफ़ेद रक्त कण होता है। सफ़ेद रक्त कण का काम होता है बाहरी से लड़ना, बाहरी बीमारियों से लड़ना। प्लेटलेट का काम होता है क्लॉट बना करके एक्स्ट्रा ब्लीड नहीं होने देना। प्लाज्मा का काम होता है, वो एक तरल पदार्थ है जहाँ ये सारे चीज़ उसमें रहते हैं। और लाल रक्त कण जो है उसका जो मुख्य हिस्सा होता है, लाल रक्त कण के अंदर में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका जो मुख्य हिस्सा होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा। जो कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये बनता तो बोन मैरो में है। अच्छा। ये बोन, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो अगर रिसर्च के माध्यम से इसके गहराई में जाएं तो बहुत सुंदर बात है कि वो बनता है बोन मैरो में, लेकिन उसकी स्टार्टिंग किडनी से होती है। अच्छा। किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोएटिन, जो कि बोन मैरो को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो लाल रक्त कण को बनाए। फाइनली उसका डिस्ट्रक्शन जा करके 120 दिन उसका लाइफ स्पैन होता है। अच्छा। और अंत में स्प्लीन में जा करके वो फिर हीम और ग्लोबिन, हीम अर्थात आयरन और ग्लोबिन अर्थात जो प्रोटीन है उसमें टूट जाता है और फिर लीवर में चला जाता है। अच्छा। आइदर उसका मेटाबॉलिज्म दोबारा होता है, अन्यथा वो फिर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकाला दिया जाता है। मतलब कि ये जो हीमोग्लोबिन है, जो आपने बताया आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बना होता है जी। तो इसका एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन में 120 दिन की इसकी लाइफ होती है। तो ये लगातार हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। जी। तो कभी कभी डॉक्टर साहब हम सुनने में आता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की अधिकता हो गई, लेकिन उससे पहले हम इसके कारणों पर जाएं, उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इसकी उपयोगिता क्या है? जो चारों कंपोनेंट मैंने बताया उसमें हीमोग्लोबिन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि हीमोग्लोबिन वो ब्लड का कंपोनेंट है जो कि फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के और शरीर के बाकी सारे हिस्से में उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अच्छा। हिम में जो आयरन होता है वो बाउंड करता है ऑक्सीजन से, फिर उसको कैरी करता है, चाहे वो शरीर का कोई भी हिस्सा हो, सर हो, हमारे पाचन तंत्र की शक्ति हो या फिर हार्ट हो, कहीं भी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम लाल रक्त कण के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो करता है। और हम लोग बोलते हैं कि सर दर्द हो रहा है, या फिर एक बहुत कॉमन सी बात है कि सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, तो सबसे इसका मुख्य कारण यही होता है कि उस जगह पे हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस जगह का फंक्शन बाकी जगह से थोड़ा कम हो गया और यह स्टिमुलस दोबारा दिमाग में जाता है और लगता है कि नहीं ये सर दर्द हो रहा है, मुझे पैर में दर्द है। मुख्य कारण यह होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो हीमोग्लोबिन शरीर का एक बहुत मेजर हिस्सा है और इसके लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में जो हमारे सीनियर थे डॉक्टर भूरानी, जो कि भारत में सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था जी,
के लिए जाने जाते। मैं उनके साथ काम किया डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी में, वो सेपरेट डिपार्टमेंट था, और ये बहुत अच्छा लगा इस पे काम करके, और बहुत खुशी हुई कि उस चीज़ को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया और अपने राज्य में वापस आया दिल्ली से। मेरा ग्रेजुएशन बेंगलुरु राजीव गांधी से था। आफ्टर ऑल मैं उसके बाद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में भी काम किया। मुझे अब खुशी होती है, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भी काम किया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.04 ग्राम % ऑफ हीमोग्लोबिन कि एक व्यक्ति को मैंने बचा करके एक अपने राज्य, अपने शहर, अपने देश को विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के उस स्तर पे पहुंचा दिया जहाँ पे बाहर के लोग भी बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आपके माध्यम से हो रहा है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं 2 ग्राम 3 ग्राम, ये कॉमन पेशेंट सब आते हैं और उस पद्धति को यूज करके हम लोग बचाते हैं और बहुत खुशी होती है इससे। ये जो ग्राम की बात आप डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं कभी हीमोग्लोबिन कम है, ज़्यादा है, तो ये सही मात्रा क्या है? मतलब एक औसतन अगर हम एक हेल्दी इंसान की बात करें, और क्या ये पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में इसकी जो संख्या है, अनुपात है, वो अलग अलग है? अलग अलग है मैडम, थोड़ा सा उसकी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये बहुत जानना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन ग्राम % किसमें कितना होना चाहिए। तो औसत जो हम लोग लेते हैं, पहले का औसत अलग था, अब जो नया गाइडलाइंस आया है उसके अनुसार पुरुषों में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। महिलाओं में एक एडल्ट पुरुष अगर अब हम बात करें तो एक औसत वयस्क पुरुष में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एक वयस्क महिला में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वेरी कॉमन चीज़ है, इसलिए महिलाओं में हीमोग्लोबिन का कमी होता है, परंतु औसत अगर माना जाए तो 9 से 11 ग्राम %, मतलब 9 से 11 होना चाहिए हेल्दी कहलाने के लिए। और बच्चों में ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि ये बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये आप बच्चों में अगर देखा जाए तो 17 से 21 वर्ड बच्चों में होता है। और अगर आप बच्चों में हीमोग्लोबिन करवा रहे हैं नियोनेट्स में, और आप 17 से 21 अगर आप अवेयर नहीं है लेटेस्ट चीज़ के द्वारा, तो आप घबरा सकते हैं कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नियोनेट्स जिसको 2 साल तक की उम्र के बच्चों में ये अधिक होता है। तो कई बार अधिकतर सुनने में आता है, और खास करके अगर हम अपने राज्य की बात करते हैं, झारखंड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा, खास करके महिलाओं में रक्त की समस्या, हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो देखी जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी अगर शरीर में होने लगे तो हम कैसे पहचान सकते हैं? क्या इसके कोई लक्षण दिखाई देते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैडम, और इसके बारे में मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो हीमोग्लोबिन के कमी का लक्षण होता है, सबसे पहला लक्षण होता है कि आपके शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है। अच्छा। अगर आपके नाखून सफ़ेद होने लगते हैं, और धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा कमी होती है तो वो ब्लू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि नील्स, ये जो हमारे नाखून हैं, ये पहले तो जो हमारे नॉर्मल कलर गुलाबी रंग का जो दिखता है, लाल रंग का जो दिखता है, वो नहीं वो दिखेगा। धीरे धीरे पहले वो सफ़ेद होगा, और जब आपका हीमोग्लोबिन 4 से नीचे चला जाता है तो वो ब्लू दिखने लगता है। और ये झारखंड में, हमारे राज्य में बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में है, परंतु औसत अगर अधिक माना जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो डेली क्लिनिकल केसेस हम लोग देखते हैं, उसमें ये मैंने प्राप्त किया क्लिनिकल केसेस और फील्ड रिसर्च वर्क के अनुसार कि महिलाओं में ये बहुत कॉमन है। अवेयरनेस लोगों के बीच में, एक जागरूकता नहीं है। अंत समय में और लास्ट समय में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये भगवान का आशीर्वाद होता है कि उसने प्रयास किया और बच गया, परंतु अगर हम लोग ये रिस्क होता है, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है इससे, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर आपके सांस लेने वाले ब्रेन के सेंटर पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाना बंद कर दिया तो आपकी सांस तुरंत रुक जाएगा, आपका हृदय
ब्रेन में 42 प्रकार के अलग अलग एरिया होते हैं। अगर हृदय की गति को चलाने वाले एरिया में अगर आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाना बंद कर दिया तो तुरंत हृदय की गति रुक जाएगी आपकी। तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए लक्षण है। सबसे पहला लक्षण शरीर का पीलापन, दूसरा लक्षण आपके नेल्स का सफ़ेद होना, उस तीसरा लक्षण आपके नाखून का ब्लू होना, चौथा लक्षण आपके जीभ को आप जब देखेंगे वो भी ब्लूइश डिस्कलरेशन में आने लगता है। अच्छा। वो भी पहले सफ़ेद होता है और ब्लू होता है। तो इस प्रकार ब्लू का इंतजार ना करें, बैगनी रंग हो इसका इंतजार नहीं करें, इससे पहले कि वो सफ़ेद हो या सफ़ेद दिखना हो इमीडिएटली आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, वो आपको और डॉक्टर साहब लक्षण की अगर हम बात करें तो किसी और तरह की जैसे फीवर है या जैसे आपने बताया हेडेक भी हो सकता है, हेडेक या और किसी तरह का लक्षण कमजोरी लगे तो कैसे हम समझ सकते हैं कि खून की कमी हो सकती है हमारे शरीर में? ये तो हमने जो अभी लक्षण बताया, जैसे एक तो है मान लीजिए कलर को लेकर के, मान लीजिए सामने वाले को चलने में तकलीफ होगी, कमर के नीचे के हिस्से में पेन होगा, अर्थात बराबर पेन होगा और पीछे साइड में पेन होगा। आपके जांघों के पीछे साइड में आप दर्द को महसूस कर सकते हैं। हमेशा आपको थकान लगी रहेगी, सुबह उठने के बाद भी आपको वो जो नॉर्मल ताजगी मिलती है वैसी ताजगी आपको नहीं मिलेगी। हमेशा एक चिड़चिड़ापन बना रहेगा। अच्छा। और ये बहुत कॉमन सबसे चीज़, चिड़चिड़ापन बना रहना, सर में लगातार मीठा दर्द होना, तेज दर्द नहीं होगा बट मीठा दर्द। तेज दर्द एक अलग चीज़ है और मीठा और लगातार कंटिन्यूअस पेन। अच्छा। इट विल बी अ कंटिन्यूअस लो ग्रेड पेन, हेडेक, लो ग्रेड। जी। तो इसके कारण पर भी जाना बहुत जरूरी है। तो आपने जैसे महिलाओं में बताया कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो तो एक रेगुलर प्रोसेस है, ये तो इसके अलावा माने ब्लड की कमी जो है वो किन कारणों से हो जाया करती है? ये आज के डेट में जो मैंने रिसर्च किया, मुझे लगता है कि पिछले 8 वर्षों में जो मैंने रांची में देखा है वो ज़्यादातर लोग का हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, 4 से नीचे चले जा रहा है। और इसका मुख्य कारण है कि कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटी लोग खाते हैं, लोग को पता नहीं रहता है। ये जड़ी बूटी के बारे में मैं कभी गलत नहीं कहता हूँ, अगर वो सही है जी। अभी भी कुछ ऐसे जनजाति हैं जिन्हें सही जड़ी बूटी का ज्ञान है, परंतु आज के डेट में जो जड़ी बूटी है वो उसमें स्टेरॉयड मिला करके लोग दे देते हैं कि भाई आपको शरीर में दर्द है तो आप ये ले लो जी। वो क्विक्स कर रहे हैं। जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान नहीं है, परंतु उसमें एक स्टेरॉयड मिला करके आपको दे दिया और लोग बड़े खुशी से ले भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, लोग ले रहे हैं। स्टेरॉयड लेने से दर्द तुरंत आराम हो गया, बुखार का सिम्टम है वो भी आराम हो जाता है, परंतु ये स्टेरॉयड जा करके फाइनली आपकी किडनी को डैमेज कर देता है। जहाँ से मैंने शुरू किया था, जी, मुख्य स्रोत हार्मोन जो है, मुख्य स्रोत है एरिथ्रोपोइटिन, वहाँ किडनी को डैमेज कर देता है। अब आप अस्पताल में आ रहे हैं, बहुत अगर आप रिसर्चर टाइप के डॉक्टर्स के पास नहीं गए हैं, सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, परंतु अगर रिसर्चर्स टाइप के डॉक्टर्स के पास आप नहीं गए हैं, उन्हें ये इमीडिएट क्लिक नहीं किया कि हम किडनी की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने सारा टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया, हमने पाया कि भाई रक्त तो टूट रहा है पर इसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी हुई है। परंतु हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त टूटना ये बीमारी नहीं है, बीमारी का जड़ कहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टेरॉयड लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण हो गया है, जो कि ये जड़ी बूटी खा करके तो जो इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं उनसे ये आग्रह हम करेंगे कि जो भी कुछ लेते हैं वो अच्छी तरह से एक बार डॉक्टरी चिकित्सक के अंडर में रहकर सरकार परामर्श लेकर करें। जी, पूरी केंद्र सरकार, झारखंड सरकार इतने सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बना करके रखे हैं और गांव-गांव में हर जगह पब्लिक हेल्थ सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक बार उनसे परामर्श ले लिया जाए वो ज़्यादा उचित रहेगा, ताकि आप वहाँ पे फ्री सुविधा ले रहे हैं। आज के डेट में सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी झारखंड सरकार भी जो काम कर रही है, और जो आयुष्मान भारत योजना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वहाँ पे आप फ्री, आप हम लोग जैसे बड़े डॉक्टर से भी आप फ्री इलाज करवा सकते हैं, जिनको तथाकथित
मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, परंतु जो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आप आके फ्री इलाज करवा सकते हैं, हर जगह आप फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो उसका लाभ उठाइए, ये जड़ी बूटी के फेरा में मत पड़िए, बिल्कुल चिकित्सकों के पास जाइए, क्योंकि वो पद्धति है। दूसरी कि उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिनरल वाटर, हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है जी। और सबसे अगर ध्यान, जो एक सर्वे किया मैंने, उसमें देखा गया कि गढ़वा और डाल्टनगंज के साइड के लोग और इधर हमारे पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम साइड के लोग को ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कॉपर और बाकी मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जी जी जी। और बहुत वाटर टेबल के बहुत करीब हैं। तो कृपया आप बोरिंग के पानी को पीने का कोशिश कीजिए। सरकार हर जगह सोलर बोरिंग लगाई है। मतलब मिनरल वाटर, मिनरल वाटर का अर्थ होता है मैडम कि हम लोग, मिनरल वाटर तो सेपरेट चीज़ हो गया, मिनरल्स में जो अनवांटेड मिनरल वो है, हाँ हाँ हाँ, कॉपर, ये सारे चीज़ हैं, ये मिनरल वाटर्स को ये मत कर, बोरिंग के पानी को आप यूज़ कीजिए। बोरिंग पानी में आप तालाब के पानी और कुएं के पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि ये सीधे आपके ये जो खनन हो रहा है, खनन प्रक्रिया जो चल रही है, इससे पूरा जोग्राफिकल एक तरीके से डिस्टर्ब है। अच्छा, और उसको हम रोक भी नहीं हो रहा है सकते हैं। जी, जोग्राफी डिस्टर्ब है। और अगर विकास चाहते हैं तो हम उसे रोक भी नहीं सकते हैं, परंतु विकास के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारा बोरिंग का पानी है, हर जगह बोरिंग का पानी उपलब्ध है, मैंने ये देखा है। तो आप लोग बोरिंग का पानी पीजिए, वो ज़्यादा उचित रहेगा। जी। और खान पान में किस तरह का भोजन लेना चाहिए? खान पान में हमारे यहाँ बहुत अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर खान पान में एक अच्छी बात आई है कि हम लोग टमाटर अगर लें तो फोलिक एसिड इसमें इम्पॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन बनाने में। टमाटर, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, साथ में पालक जैसे सब्जियों का प्रयोग करें, तो वो हमारे लोग करते हैं। परंतु हमारे झारखंड में तो कई तरह के जो हैं इस हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, वो कई तरह की हैं और बहुत आयात में हैं। फिर भी यहाँ के महिलाएं जो हैं वो रक्त की कमी का शिकार ज़्यादा होती हैं। तो उनके लिए कुछ सजेशन हम चाहेंगे, सलाह कुछ आप दें उनके लिए? मैं उनके लिए यही सलाह दूंगा कि आप मिनरल वाटर का प्रयोग मत करें, ओपन पानी का भी प्रयोग मत करें, तालाब और कुएं से पानी मत पिए। बोरिंग आपके पास है, आप बोरिंग से पानी पीजिए, क्योंकि आपको एक तो ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण आपका हीमोग्लोबिन कम है और कभी कभी ओवर मेंस्ट्रुएशन के कारण भी कम हो जाता है। तो अगर आपको ओवर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप चिकित्सक से बिल्कुल सलाह लेना चाहिए। कोई विवेचक होकर के सलाह लें, क्योंकि आप जाकर के देखिएगा तो पता चलेगा कि ये हीमोग्लोबिन का जो कम होना है, कितना बार फाइब्रॉयड यूट्रस के कारण भी हो जाता है। आपके यूट्रस में एक फाइब्रॉयड है और आप बता नहीं रही हैं, परंतु आपको 3 से 4 दिन के जगह आप 15 दिन लगातार आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रक्त प्रवाह हो रहा है। तो इससे आप जाकर के दिखाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, पता करें कि कहाँ पर हमारी बीमारी है, मुझे कमजोरी क्यों हो रही है, जो ये सर दर्द क्यों हो रहा है, मुझे थकान क्यों लग रहा है। इसके लिए परामर्श लें डॉक्टर से जा करके। और वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सरकार फ्री कर दी है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान भारत अब तो फ्री है। आप जाएं, रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप करवाएं। जी जी। हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो किस तरह का इलाज होना चाहिए, ये हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और पूछना चाहेंगे कि क्या इसकी अधिकता भी हो जाती है कभी कभी शरीर में? जी, अधिकता तो हो जाती है और एडल्ट्स में, परंतु हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम देखा जाता है ये। और पूरे देश में भी अगर देखा जाए तो अधिकता की केस बहुत कम दिख रही है। हाँ, लेकिन हो सकते हैं। जी, होती है। जी जी। 0.5% ऐसे लोग हैं और खासकर सेना के ऐसे लोग हैं जो कि ये अधिकता तभी होती है हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों को होती है। और हाई एल्टीट्यूड, उसको पोलीसाइथीमिया बोलते हैं, जहाँ पर हीमोग्लोबिन 18 से ऊपर हो जाए। और मैंने बहुत सारे ऐसे अपने सैनिकों को देखा है, पहाड़ पे रहने वाले उन लोगों को देखा है, झारखंड के पहाड़ नहीं, परंतु जो अगर हम बात करें कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो कि बॉर्डर पे हैं, बर्फीली स्थानों पर हैं, और
उस लेवल की ऊंचाई पे हैं जहां वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा शरीर ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी होगा। ये एक रिफ्लेक्स सिस्टम है, इसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। परंतु इससे घाटा ये है कि जब हीमोग्लोबिन आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके हृदय की धड़कन भी बहुत तेज बढ़ जाती है। तो उस समय, उस स्थिति में भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श ले करके और कुछ दिन के लिए लो एल्टीट्यूड पर आ जाएं। जो हमारी महिलाएं सुन रही हैं, जो हम और या जो हमारे भाई बंधु यहाँ पर सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि जो हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, अगर उनको इस प्रकार की हृदय की धड़कन तेज होना या रात में नींद नहीं पड़ना, इस प्रकार का लक्षण हो रहा है, तो आप समझें कि ये पॉलीसाइथेमिया है। अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC जिसको कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाइए और परामर्श लेकर के, मतलब इलाज तो हो जाता है समय पे। जी, परामर्श लेकर के कुछ दिन लो एल्टीट्यूड पे बिताइए, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। उसके लिए दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन जो कम की हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या इलाज संभव हो पाता है? हीमोग्लोबिन कम का इलाज संभव है और बहुत अच्छे तरीक़ा से संभव है, परंतु दोनों तरफ से जागरूकता होनी चाहिए, मरीज की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी, दोनों तरफ से जागरूकता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लड बैंक पे हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ इतनी अच्छी योजनाएं जुड़ गई हैं जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, और परंतु जब हम ब्लड बैंक की बात करें तो पूरे झारखंड में एक भी कॉम्पोनेंट ब्लड बैंक नहीं है। कॉम्पोनेंट ब्लड बैंक ये क्या होता है डॉक्टर साहब? कॉम्पोनेंट ब्लड बैंक का अर्थ होता है मैडम कि हमारा जो खून है उसको, रक्त को 4 हिस्से में बांट दिया जाए। कितने बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं 3 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ और उनको हमको बस लाल रक्त कण देना है, जिसे हम पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा। PCV 4। तो वो कंपोनेंट ब्लड बैंक जो होता है उसमें एक मशीन होता है जो कि हमारे रक्त को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। कभी 5 अलग अलग हिस्सों में भी बांटने की आवश्यकता पड़ जाती है, वो बांट देता है। तो इस कंडीशन में अगर कोई मरीज हमारे पास आया है और उसका हीमोग्लोबिन 3 है, 3.5 है, 2.5 है, 4 है, तो उसमें क्या, इसमें क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन भी कम हो रहा है और प्रोटीन की मात्रा भी कम हो रही है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में पानी जम जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से प्रोटीन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन की कमी हुई, प्रोटीन की कमी हुई, फेफड़ों में पानी जम गया। अब इस प्रकार के कंडीशन में हम उन्हें जो पूरा रक्त होता है वो नहीं दे सकते हैं। अच्छा। अगर दे रहे हैं तो ये चिकित्सक के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको वेंटिलेटर से लेकर के और सारा मॉनिटर्स तैयार रखना होता है, क्योंकि उस समय क्योंकि ऑलरेडी फेफड़ों में पानी है। जी। हमें बस लाल रक्त कण देना है, परंतु हम लाल रक्त कण के साथ साथ प्लाज्मा, प्लेटलेट सब कुछ भी दे रहे हैं। वो कंपोनेंट्स जा करके जो पानी जमा हुआ है फेफड़ों में वो और पानी जमा हो गया। ठीक है, मैंने इलाज तो किया। अच्छा। हीमोग्लोबिन तो मैंने दिया आपको अंदर में, परंतु साथ साथ पानी भी दे दिया। तो इस कंडीशन में ये चिकित्सकों के लिए और स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार मुझे समर्थन करती है। हमेशा मेरे साइंटिफिक काम में समर्थन केंद्र सरकार करती है जी। और 2019 के अंत तक झारखंड का पहला कंपोनेंट ब्लड बैंक मैं शुरुआत करके रहूँगा। इसके लिए मैंने SGPGI लखनऊ की टीम से भी बात कर रखी है। जी। ताकि हमारे जी आने वाले दिनों में जो हमारे कंपोनेंट लोग हैं वो कंपोनेंट ब्लड बैंक उनके पास होगी और अगर एक जगह कंपोनेंट सही इलाज उन तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसे जो अभी जो नॉर्मल ब्लड बैंक है, क्या उनके माध्यम से
लोग लाभान्वित हो रहे हैं बहुत या खून की कमी हो जाए तो लोग कैसे जाएं ब्लड बैंक में, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि सबसे पहले चिकित्सक के पास अगर आते हैं तो जैसे हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का पेशेंट आया, 2.5 ग्राम का आया, 3 ग्राम का आया, सबसे पहले तो चिकित्सक को अपने स्वार्थ को त्याग के सबसे पहले अपने पेशेंट को कैजुअलिटी में लें, नॉट फॉर्मेलिटीज़ ना करें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पेशेंट हीमोग्लोबिन तो इस प्रकार से ग्रसित है तो उन्हें कैजुअलिटी में लें। कैजुअलिटी में लेने के बाद उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस करें। क्लिनिकल डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी देख करके पकड़ना, पहले देख के पकड़ें। उसके बाद अब वो ब्रेथलेस है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट रिपोर्ट आया 2.5 ग्राम 3 ग्राम है, तो इसमें मुझे बहुत दुख है कि यहाँ पर बहुत कम ब्लड बैंक हैं। पूरे रांची में 3 से 4 ही ब्लड बैंक हैं। जी 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 जी। तो रक्तदान के लिए भी बराबर हम आह्वान करते हैं। के लिए आह्वान होना अनिवार्य है और वो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, परंतु उतने से नहीं होने वाला है। हमारे अगर राज्य की बात करें और देश की बात करें तो दोनों में नहीं होने वाला है। इससे काम नहीं चल पाएगा अनटिल अनलेस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। बिल्कुल। मैं स्वयं 4 बार रक्तदान करता हूँ हर साल में और मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, परंतु मुझे बहुत दुख होता है जब सामने में महिलाओं को अगर मैं बोलता हूँ कि रक्तदान उनके पति से या उनके घर वालों से बोलते हैं कि रक्तदान कर दें और ये ज़रूरी है, विदाउट रक्तदान कर नहीं सकते हैं हम आपका ट्रांसफ्यूजन, वो एक कमजोरी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। आपके माध्यम से थोड़ा सा समय हमारे पास में हम चाहेंगे कि रक्तदान के लिए जब हम आह्वान करते हैं कि ये रक्त हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी सही मात्रा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि खून ही बस विकल्प है और कुछ नहीं है, तो वैसे में रक्तदान के लिए लोग आगे आए तो क्या विषमताएं हैं, क्या मानसिकता है लोगों की, तो एक बार आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोगों को रक्तदान के लिए एक बार आह्वान करें, बताएं इसके फायदे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ इस जगह से बोल पा रहा हूँ और अपने लोगों को बता पा रहा हूँ कि कृपया रक्तदान करें। और ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबसे कि रक्तदान करें। रक्तदान से कुछ गड़बड़ नहीं होता है। आप मुझे ही देख लें, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं साल में 4 बार रक्तदान करता हूँ, मुझे कुछ आप देख लें, मैं स्वस्थ हूँ और बाकी लोगों से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। मैं 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी जी। देखने से आप नहीं समझ सकते हैं, परंतु रक्तदान करें। और ये मत समझें कि रक्तदान से आपको कोई आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई कुछ गड़बड़ होने वाला है या आपको कुछ नई बीमारी हो जाएगी, इस प्रकार से ना करें। रक्तदान अपने परिजनों को भी करें और अगर अपने परिजनों को ज़रूरत नहीं भी है तब भी इतनी बड़ी आबादी है, स्वेच्छा से जाके कम से कम 2 बार तो रक्तदान आप आराम से कर सकते हैं। कौन से लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं डॉक्टर साहब? रक्तदान ऐसे तो सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे तो सभी लोग रक्तदान नहीं करने का वो लोग ही नहीं कर सकते हैं जो कि डायबिटिक हैं। अच्छा जी, डायबिटिक पेशेंट्स का हम लोग रक्तदान नहीं ले सकते हैं। जी जी जी। इसमें भी एक न्यू रिसर्च आ रहा है, प्रोबेबली जो हमको लगता है कि डायबिटीज़ का भी लोग अब रक्तदान कर पाएंगे। एक कुछ हमारे रिसर्च वर्क में मेडिसिन हैं तो वो रक्तदान कर पाएंगे लोग डायबिटीज़ वाले। बट जो HIV से इन्फेक्टेड लोग हैं, जो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, ब्लड खून से रिलेटेड, HIV है हो गया और हेपेटाइटिस B हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं। और मधुमेह जो है जो वो लोग डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। सभी लोग रक्तदान कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कुछ कैटेगरीज हैं जो नहीं कर सकते, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान के लिए आगे आए और ये जो रक्त की कमी का जो समस्या है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।